हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसमिशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी अब हमें आरडीएनए के ट्रांसफ़र की बात करनी है। ओके, सिंस डीएनए इज़ अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हम सभी लोग जानते हैं कि जो डीएनए होता है ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक मीन्स ये वाटर लविंग है। ओके, इट्स अ वाटर लविंग। और हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है 11th क्लास में कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ईजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब ये ईजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें फैसिलिटेट करना पड़ेगा। ओके, तो डीएनए इज द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, सो इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। वाई, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि लिपिड सॉल्युबल जो लिपिड सॉल्युबल जो सब्सटेंस होते हैं वही मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। फिलहाल अभी आप इतना ही याद रखें, अगर लिपिड में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो आसानी के साथ क्रॉस कर लेंगे। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मेट, द बैक्टीरियल सेल मस्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए। इस तरीके से बैक्टीरियल सेल को बना दिया जाता है या ऐसा माहौल वहाँ क्रिएट कर दिया जाता है कि वो पर्टिकुलर सेल, जिस भी सेल की हम बात कर रहे हों, वो पर्टिकुलर सेल ईजिली डीएनए को ट्रैप कर ले, ऐसा माहौल बनाया जाता है। ठीक है ना। तो दिस इज द डन बाई, अब ये कैसे किया जाता है? ट्रीटिंग देम विद ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाईवैलेंट कैटायन। मीन्स मतलब को आप ध्यान से समझें, ये जो बैक्टीरिया है इसको इस प्रकार से कॉम्पिटेंट बनाया जाता है या होस्ट को इस प्रकार से सुविधाजनक बनाया जाता है, इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि वो डीएनए ईजिली उसके अंदर ट्रांसफर कर जाए। याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ट्रीट किया जाता है डाईवैलेंट कैटायन के साथ। डाईवैलेंट कैटायन में यूज किया जाता है, स्पेशली कैल्शियम की बात आप कर सकते हैं। मान लीजिए कैल्शियम +2 का यूज किया जा रहा है और लिखा भी है कैल्शियम। ओके, डाईवैलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विच इंक्रीजेस द इफिशियंसी विद विच डीएनए इंटर्स टू बैक्टीरियम थ्रू पोर इन इट्स सेल वॉल। वी नो वेरी वेल अबाउट दैट। हमको सभी को ये बात पता है कि सेल वॉल जो होता है ये फ्रीली परमेबल होता है। आपने ये बात कभी ना कभी जरूर पढ़ी होगी 11th क्लास में। फ्रीली परमेबल होता है और लिविंग नहीं होता, डेड होता है या नॉन लिविंग होता है। तो जब भी इस बैक्टीरिया को कैल्शियम से ट्रीट करते हैं, डाईवैलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सेल वॉल की इफिशियंसी बढ़ जाती है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा परमेबिलिटी, मैं बात कर रहा हूँ इंक्रीजेस द इफिशियंसी विथ विच डीएनए इंटर द बैक्टीरियम। तो सेल वॉल में डीएनए इंटर कर जाता है। अब recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating the cell। अब उसके बाद इस सेल में इजिली इंटर कर जाएगा। और भी तरीके हैं, याद रखिएगा। क्या? by incubating the cell with recombinant DNA on ice। फिर से सुने, recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating the cell with the recombinant on ice। क्या किया? पहले तो डाईवैलेंट कैटायन से ट्रीट किया, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं? इस recombinant DNA के साथ, ध्यान रखें, recombinant DNA के साथ सेल को बर्फ में रखते हैं ऑन आइस, फॉलोड बाई द प्लेसिंग ब्रीफली विद द 42 डिग्री टेम्परेचर यानी हीट शॉक। यानी एक बार आइस में रख रहे हैं, दोबारा बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर यानी 42 डिग्री टेम्परेचर के आसपास रख रहे हैं। कहीं ना कहीं हीट शॉक की बात कर रहे हैं। एक बार कोल्ड माहौल है, दोबारा फिर इसको ट्रीट कर रहे हैं हॉट माहौल से। यानी एक बार कोल्ड, दोबारा हॉट, कोल्ड हॉट, ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। दिस इज कोल्ड हॉट ट्रीटमेंट। एंड अगेन पुटिंग देम ऑन राइस और आइस, और दोबारा फिर आइस में रख रहे हैं। तो आइस में रख रहे हैं पहले भी, फिर उसके बाद गर्म जगह पे, फिर आइस में। दिस एनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दो बातें यहाँ पे करी हैं, मैं पूरी बात आपको दोबारा बताऊंगा। चूंकि हमारा डीएनए जो है ये इंटर नहीं करता इजिली सेल के अंदर, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी नहीं है सर, है ना, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी नहीं है। तो पहले तो इसको डाईवैलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं, और जब डाईवैलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं ना कैल्शियम, अब जब ट्रीट करोगे तो जाहिर सी बात है इफिशियंसी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? इफिशियंसी बढ़ जाएगी डीएनए को कैचअप करने के। उसके बाद सेल को अलोंग विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सेल को अलोंग विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या किया जाता है? आइस में, देन हॉट में, देन आइस में,
इनकॉर्पोरेट कर देते हैं या रखते हैं। इससे क्या होगा, दिस एनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस इज कॉल्ड हीट शॉक ट्रीटमेंट, कोल्ड हॉट ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं, है ना। तो कोल्ड एंड देन हॉट ट्रीटमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे इजिली डीएनए इंटर कर जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे की बात कर रहे हैं कि और भी तरीके हैं सर, कि दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट। अभी जो हमने पढ़ा है तो कहा कि सिर्फ यही एक तरीका नहीं है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए या एलियन डीएनए या किसी भी डिजायर्ड डीएनए को बाहर वाले को इंटर करने का, यही एक तरीका नहीं है, और भी तरीका है। इन ए, मार्क करें, इन ए मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, एक मेथड और है। तो एक तो आपका हीट शॉक ट्रीटमेंट पीछे पढ़ के आए हैं, और दूसरा हमारा है माइक्रो इंजेक्शन। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इंजेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं कहाँ, न्यूक्लियस में। और इंजेक्शन किसको लगता है, हमेशा एनिमल सेल को लगता है, प्लांट को कभी इंजेक्शन लगते मैंने नहीं देखा। तो ये जो आपका ट्रीटमेंट होगा माइक्रो इंजेक्शन वाला, ये एनिमल सेल को लगेगा, ठीक है। और एनिमल सेल के जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस में, दिस इज द एनिमल सेल, और ये एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर टी इंटर हो रहा है। तो क्लियर। माइक्रोपेपेट कंटेनिंग फॉरेन डीएनए, ये माइक्रोपेपेट है जिसमें फॉरेन डीएनए है, या जिसे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कह सकते हैं, इसको डायरेक्टली इंटर किया जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर ना। तो यस, कह रहे हैं कि यही एक तरीका नहीं है जो पीछे पढ़ के आए हैं कि डाइवेलेंट से ट्रीट करे, उसके बाद फिर हीट शॉक ट्रीटमेंट दे। अनदर ट्रीटमेंट इज आल्सो अवेलेबल व्हिच इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल, और आगे फिर फर्दर वो जो चाहेगा वो करेगा, जो डिजायर्ड है। और एक मेथड है, तो एक तो हो गया माइक्रो इंजेक्शन, आपको डायग्राम से दिख भी रहा होगा, न्यूक्लियस के अंदर फॉरेन डीएनए को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंटर कर दिया गया। नाउ another method suitable for plants, it is suitable for plant. तो micro injection is suitable for animal, and another method which is suitable for plant, cells are bombarded, cells पे बम्बारिंग करी जाती है with high velocity micro particle of gold या टंगस्टन coated with DNA। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, गोल्ड या टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। यहां पे क्या लिखा है, प्लास्टिक डिस्क विद डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल। डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल मींस गोल्ड को डीएनए से कोट करेंगे, या टंगस्टन को डीएनए से कोट करेंगे। अब देखिए ना, जीन गन वायरल है ये, और बहुत ही हाई वेलोसिटी में पहुंचाया जा रहा है। इससे क्या होगा, फिर यहां पहुंचता है और ये डायरेक्टली डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल ये टारगेट प्लांट सेल में इंटर कर जा रहा है। तो इस डायग्राम से, चूंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पे कोई डायग्राम दिया नहीं है, तो मैंने एक एडिशनल डायग्राम आपको दिया है, और यहाँ पे बात मैं क्लियर कर लूँ, पूरी कर लूँ, क्या है वो, ध्यान से सुनिएगा कि in other method which is suitable for plant, cells are bombarded with high velocity microparticle of gold या tungsten coated with DNA in a method known as ballistic या जीन गन। क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक बोलते हैं या जीन गन बोलते हैं, जिसमें हाई स्पीड में पार्टिकल्स इंटर कर रहा है। एंड द लास्ट मेथड यूज फॉर डिसॉर्म्ड पैथोजन vector which one allowed to infect the cell ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। एक लास्ट और भी मेथड है कि जिसमें पैथोजन को डिसऑर्म करके वेक्टर को, एंड द लास्ट मेथड यूजेस डिसऑर्म पैथोजन वेक्टर व्हिच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। एक तरीका वो भी था जो हमने आपको पीछे पढ़ाया था, कि जिसमें हमने एग्रोबैक्टीरियम की बात करी थी, वहां से भी हम डायरेक्टली डिसऑर्म पैथोजन को इंटर करा देते थे, टीआई प्लाज्मिड वाला, तो वो भी जाके इंटर कर देता था, वो अलग बात है। ये भी हमारे पास एक तरीका था जिससे हमने इनकॉर्पोरेट करा दिया। तो फिलहाल माइक्रो इंजेक्शन हो गया, बायोलिस्टिक्स हो गया, हीट शॉक मेथड हो गया, ये सारे तरीके हैं जिससे हम डीएनए को इंटर करा देते हैं। ठीक है, यह वाला आप चाहें तो लिख लें, दिस इज द टीआई प्लाज्मिड, ये इंपॉर्टेंट भी है, टीआई प्लाज्मिड ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू डिसऑर्म्ड पैथोजन वाला जो पीछे हमने आपको पढ़ा रखा है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड कोटेड होता है डीएनए से, ये इंपॉर्टेंट है, या टंगस्टन कोटेड होता है डीएनए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ पे समझ में जरूर आई होगी, आई होप सो। ओके, ठीक है ना। अब थोड़ी बात आगे की करते हैं, जो भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखिएगा। क्या है, नाउ that we have learnt about the tools for constructing recombinant DNA, let us discuss the process facilitating
रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी तक तो हम सिर्फ टूल्स पढ़ रहे थे, हथियार पढ़ रहे थे, और याद रखिएगा इस टूल्स में भी हमने आपको प्रोसेस पढ़ा दिया है। याद रखिएगा इस टूल्स में भी हमने आपको प्रोसेस पढ़ा दिया है। अब जो आगे लिखने जा रहे हैं कि अब हम प्रोसेस पढ़ने चल रहे हैं, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा बताता चला जाऊंगा। प्रोसेस की बात पीछे हो गई है, आइए पूरी बात दोबारा सुनते हैं। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या प्रोसेसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज, पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो मैंने आपको आइसोलेशन पढ़ाया था जिसमें काइटिनेज एंजाइम, अभी आगे एक एक स्टेप बात भी होगी। काइटिनेज अलग अलग सेल के लिए अलग अलग इस्तेमाल किया था, तो वी विल डिस्कस, हम पीछे पढ़ा चुके हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, जब आइसोलेशन हो जाता है तो डीएनए को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके आए थे, और हमने पूरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको पीछे पढ़ाया है। तीसरी बात आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए को भी सेल से निकाला जाएगा। चौथी बात लीजेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इन द वेक्टर, और उसके बाद डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ा जाएगा वेक्टर के साथ, और जब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा तो पांचवा स्टेप ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। तो सबसे पहले डीएनए को निकालेंगे किसी भी होस्ट से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, किसी पर्टिकुलर दूसरे सेल से भी निकालेंगे, जो डिजायर्ड सेल होगी वहां से डीएनए निकालेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे वेक्टर में, लिजेट करेंगे वेक्टर में, और फिर रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, और रिकॉम्बिनेंट को होस्ट में ट्रांसफर करेंगे, और जब रिकॉम्बिनेंट को होस्ट में ट्रांसफर करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, और फिर वो करेगा जो हम चाहेंगे। नंबर 6 कल्चरिंग द होस्ट सेल इन द मीडियम एट द लार्ज स्केल पे, और उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो इसी में आप जोड़ सकते हैं कल्चरिंग द होस्ट सेल इन द मीडियम एट लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। पूरी बात आप पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी बात एक बार और आपको दिखाना है मुझे, जिससे कि आप बात को समझें। तो इन सारे स्टेप्स को आप समझते हैं कि आइसोलेशन कैसे होता है। फ्रेगमेंटेशन होगा जिसमें रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस को हम कट करेंगे, फिर आइसोलेशन करेंगे डीएनए का, डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करेंगे, फिर डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ेंगे वेक्टर के साथ, फिर होस्ट में ट्रांसफर करेंगे, फिर होस्ट में वो लार्ज स्केल पे कल्चर मतलब प्रोडक्शन करेगा, और फिर हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे। लेट अस एग्जामिन ईच ऑफ दीज स्टेप इन द सम डिटेल। आइए थोड़ा बात फिर से बात करते हैं एक बार और। ये पूरे स्टेप्स आपके सामने हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी कहते हैं, इन्वॉल्व सेवरल स्टेप। नंबर 1 आइसोलेशन ऑफ डीएनए, टोटल सेल डीएनए या प्लाज्मिड, इसका आइसोलेशन। दोबारा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय आरई, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए की बात कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट एंजाइम से फ्रेगमेंटेशन करने की बात कर रहे हैं। देन सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, अगर डिजायर्ड डीएनए मान लीजिए डिजायर्ड डीएनए का अमाउंट बहुत कम है, तो फिर वहां पे हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं जीन का विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से एम्प्लीफिकेशन करते हैं और ढेर सारी कॉपीज बना लेते हैं, ढेर सारी कॉपीज ऑफ डीएनए बना लेते हैं, मैनी कॉपीज। फिर उसके बाद लिचेशन ऑफ डीएनए करेंगे और फ्रेगमेंट को वेक्टर से जोड़ देंगे, फिर हमारा बन जाएगा आर डीएनए। क्या बन जाएगा? आर डीएनए। और फिर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। जब ये होस्ट में जाएगा तो वहां पे ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी ये सेल, और जब ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा तो फिर ये डिजायर्ड प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे बनाएगा, लार्ज स्केल का प्रोडक्शन बनाएगा, और फिर हम एक्सट्रैक्शन कर लेंगे डिजायर्ड प्रोडक्ट का। तो ये 8 स्टेप हमने बताया, जिसमें चौथी स्टेप आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, लेकिन पीसीआर के बारे में बात करी है। तो आइए फर्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। दिस इज द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं कि जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन कैसे होता है। तो रिकॉल, द न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। हम ये बात जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बिना किसी एक्सेप्शन के। इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दिस इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड टू बी इन द प्योर फॉर्म। अब आप जानते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इनको कट करेगा, तो ये जो डीएनए है ये प्योर फॉर्म में होना चाहिए, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमॉलिक्यूल, किसी और मैक्रोमॉलिक्यूल से जुड़ा ना हो, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, लिपिड, किसी से भी जुड़ा ना हो। सिंस डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, we have to break the cell open to release DNA along with other molecule, जिसमें RNA, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड एक्सेट्रा कई सारे हो सकते हैं। मतलब ये हमारी एक सेल थी,
सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए होता है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए आपको निकालना है, यानी कि आपको ये सेल मेम्ब्रेन क्रश करना पड़ेगा, आपको सेल वॉल क्रश करना पड़ेगा, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रश करना पड़ेगा, तब जाके आप डीएनए को फ्री फॉर्म में निकाल पाएंगे। मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी था कि याद रखिएगा, दिस कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल। अगर वो सेल बैक्टीरिया की सेल है, अगर वो बैक्टीरिया की सेल है तो उससे एंजाइम लाइसोजाइम से ट्रीट करना पड़ेगा। पीछे पढ़ा चुका हूं आपको, बहुत बार एग्जाम में आया है। अगर वो प्लांट की सेल है तो सेलुलेज एंजाइम से सेलुलोज सब्सटेंस को डिग्रेड करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अगर फंजाई की सेल वॉल है तो फंजाई की सेल वॉल हम लोग जानते हैं कि काइटिन की बनी होती है और काइटिन को ब्रेक करने के लिए काइटिनेज की जरूरत पड़ती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करने के लिए लाइसोजाइम की जरूरत पड़ेगी। और ओवरऑल यू विल ऑब्टेन्ड व्हाट ऑब्टेन्ड, यू विल ऑब्टेन्ड क्या बताएं जरा, पर्टिकुलर डीएनए। तो ये सारे के सारे जो एंजाइम हैं, लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिनेज, पीछे आपको मैंने एक तो पॉइंट पढ़ाया था, दिस इज कॉल्ड लाइजिंग एंजाइम। क्या नाम दिया था? लाइजिंग एंजाइम्स। तो इन्हीं से आप और निकाल लेंगे आप, ठीक है ना, इन्हीं से आप डीएनए को निकालेंगे। इसको ब्रेक करने के बाद फिर क्या होगा? यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। इसी लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए पे जीन्स लोकेटेड होता है, इकट्ठा होता है या एकत्रित होता है। इंटरवाइंड विद द प्रोटीन सच एज हिस्टोन। बहुत बढ़िया, आपको ये भी पता है कि ये हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ के न्यूक्लियोसोम वगैरह का फॉर्मेशन करता है, आपने पढ़ा भी होगा। द आरएनए कैन बी रिमूव्ड विद द ट्रीटमेंट ऑफ राइबोन्यूक्लियस। भाई आरएनए भी यहां होगा, तो आरएनए को रिमूव करने के लिए आपको राइबोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइबोन्यूक्लियस से आप आरएनए डाइजेस्ट कर लेंगे। वेयर प्रोटीन कैन बी रिमूव्ड विद द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीएजेस। और अगर आप प्रोटीन भी डाइजेस्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रोटीएजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ओवरऑल आपको फ्री डीएनए मॉलिक्यूल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फ्री डीएनए, क्योंकि फ्री डीएनए ही हमें चाहिए। अदर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव्ड बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेटेड आउट आफ्टर एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल। ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है कि डीएनए, प्यूरिफाइड डीएनए कब प्रेसिपिटेट होकर आपको मिलेगा? जब आप चिल्ड एथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे। और आप इसे स्पूलिंग मेथड से, जैसे आप मैगी वगैरह खाते हैं या चाउमीन खाते हैं, स्पून से निकाल लेते हैं, वैसे ही डीएनए को स्पूलिंग से निकाल लिया जाएगा। ये देखिए कि डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग मेथड से डीएनए को बाहर निकाल लिया जा रहा है। आपको ये बात दिखनी चाहिए। तो कौन सी प्रोसेस से निकाल लेंगे? स्पूलिंग से निकाल लेंगे। एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया जो कि काफी महत्वपूर्ण था। आगे इसी में हम आपको थोड़ा और ऐड करें तो ये डीएनए कब प्रेसिपिटेट हुआ? जब हमने चिल्ड एथेनॉल मिला दिया तब। तो ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है। दिस कैन बी सीन एज ए कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड इन द सस्पेंशन। पहले ही मैंने आपको डायग्राम में चल के दिखा दिया कि कैसे ये एक्चुअली बनाता है। नाउ थोड़ी सी बात और करी जाएगी। नेक्स्ट आइए, कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट किया जाएगा। डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट किया जाएगा और जितना हमको चाहिए वो हम ऑब्टेन कर लेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब आपको सब पता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये किसी जगह मान लो इतना चाहिए तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके यहाँ पे कट करेगा और डीएनए का पर्टिकुलर टुकड़ा आपको मिल जाएगा एट ऑप्टिमल कंडीशन फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। अब आगे की बात फिर से करेंगे। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा चुका हूं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पढ़ाया था और वहां से मैंने आपसे कहा था कि डीएनए का टुकड़ा आप ऑब्टेन कर लेंगे। याद आ रहा है कुछ? कोई बात नहीं, अभी दोबारा रिकॉल करा देता हूं। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। ये पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूं तो जल्दी से बता दूंगा। डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, इसलिए याद करिए पीछे मैंने कहा था इट मूव टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज कॉल्ड एनोड। किसकी तरफ जाएगा? जब भी हम बैटरी लगाते हैं तो ये एनोड की तरफ जाता है। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो।
उसको भी हम ऐसे ही अलग कर लेंगे, उसको भी हम ऐसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पीछे पढ़ा दी है। आपको यहां से इतना ही समझना होगा कि डीएनए को आप, फ्रेगमेंट्स को आप अलग अलग कर लेंगे अगर कहीं कुछ उलझा हुआ है तो। द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज vector DNA with a specific restriction enzyme, cut out gene of interest from the source of DNA and cut vector with a space or mix with the ligase. Overall हमारा desired DNA हमको मिल जाएगा जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लेंगे, और हमारे पास वेक्टर डीएनए भी मिल जाएगा। और उसके बाद हम इसको जोड़ देंगे किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज, और ये हमारा बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हमारा डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन है, और ये हमारा बन जाएगा आर डीएनए, कॉल्ड आर डीएनए। क्लियर? दिस रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पीछे की कहानी पूरी हो चुकी है। अब एक पॉइंट और बचता है, वो क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। मान लीजिए जहां से आप डिजायर्ड जीन ऑब्टेन कर रहे हैं वहां पे इतना कम है कि कोई भी इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही है, तो फिर हम क्या कराएंगे? पीसीआर। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किसके लिए होता है ये? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। इसका फुल फॉर्म है, इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो, यानी लैब में हम मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए की बनाते हैं, ढेर सारी कॉपीज बनाते हैं बाय यूजिंग, क्या इस्तेमाल करके? बाय यूजिंग टू प्राइमर। क्या इस्तेमाल करके? टू प्राइमर। और वो प्राइमर किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। तो टू सेट्स ऑफ प्राइमर इस्तेमाल करें। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू रीजन ऑफ डीएनए, जो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है? रीजन के, डीएनए के रीजन के। एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज आर यूज्ड देयर। अब डीएनए पॉलीमरेज मिलेगा तभी आप आगे नए डीएनए मॉलिक्यूल बनाने की बात सोच पाएंगे। The enzyme extends the primers using the nucleotide provided in the reaction and the genomic DNA as a template. पूरी बात फिर से आपको बता दूं, ठीक है। पीसीआर चेन रिएक्शन इस्तेमाल होती है डीएनए एम्प्लीफिकेशन के। किसके लिए? डीएनए एम्प्लीफिकेशन। डीएनए एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है ढेर सारी कॉपीज का बनना। क्या होता है? ढेर सारी कॉपीज का बनना, मल्टीपल कॉपीज का बनना। ये कॉन्सेप्ट दिया था अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैरेमोलिस। किसने दिया था? कैरेमोलिस। अमेरिकन साइंटिस्ट थे, नेम इज द कैरेमोलिस, गिवन द एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। और इसमें इन्होंने बताया कि डीएनए को, या डीएनए का जो डिजायर्ड हमारा जो डीएनए है, इसकी मल्टीपल कॉपीज कैसे बनाई जा सकती हैं? मल्टीपल कॉपीज यहीं से बनती हैं, पीसीआर टेक्निक से ही मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये आप देखिएगा ध्यान से, ये हमारा एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। दिस इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सबसे पहले इसका डीनेचुरेशन करते हैं। डीनेचुरेशन मींस दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। क्या है? पीसीआर रिएक्शन इन्वॉल्व 3 टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेप। नंबर 1 डीनेचुरेशन। स्टार्टिंग एनसीईआरटी के बाहर का पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं है ये, ठीक है, नहीं है, हमने बस समझने के लिए यहाँ पे जोड़ दिया है। यहाँ पे हीट किया जाता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करते हैं। जब 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएगा, प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट। और अब इसको, ये दोनों सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएंगे, ये आपके दोनों। और अब इस पे आके कौन जुड़ेगा? ये देखिए, यहां एक प्राइमर आके जुड़ा इस तरफ, और इधर भी एक प्राइमर आके जुड़ा। This is called annealing. After just couple of minutes at the temperature, the reaction mixture is quickly cooled. और यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 50 से 60 डिग्री के आसपास हो जाता है। And is less than a minute at the lower temperature, which is enough time for the primer to bind the complementary sequence on the single stranded template. That is a very important.
पहला स्टेप हमारा हुआ जिसको हमने कहा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में लगभग 94 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और डीएनए दोनों सिंगल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। दोनों डीएनए क्या हो जाते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड। जैसे ही हम टेम्परेचर कम करेंगे 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तुरंत एनिलिंग की प्रोसेस हो। एनिलिंग का मतलब क्या है? डीएनए का जो प्राइमर है वो आके यहां जुड़ जाता है। आपको पता होगा कि जहां से प्राइमर जुड़ता है उसी के आगे डीएनए पूरा बन जाता है। अब ये हमारी हो गई दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप क्या है? प्राइमर एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। आप इसे प्राइमर एक्सटेंशन कहें या पॉलीमराइजेशन कहें या सिर्फ एक्सटेंशन कहें, इसके लिए लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास की टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। होगा क्या? यहां से आगे डीएनए का टुकड़ा पूरा बन जाएगा, इधर आगे भी डीएनए का टुकड़ा पूरा बन जाएगा, यानी 1 से 2 कॉपीज बन गई, फिर 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी, और इस प्रकार से ढेर सारी कॉपीज बनती चली जाएंगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आप मेरी बात को समझना कि सबसे पहली घटना क्या हुई, डीएनए जो था वो 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया और डीनेचर्ड हो गया। ये दोनों स्टैंड अलग अलग हो गए, ये भी स्टैंड अलग हो गया, ये भी स्टैंड अलग हो गया। दूसरी घटना, टेम्परेचर थोड़ा कम किया गया, एनिलिंग। एनिलिंग क्या है? प्राइमर का आके जुड़ना, प्राइमर का आके जुड़ना, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे जाके जुड़ना, दिस इज कॉल्ड एनिलिंग। तीसरी घटना एक्सटेंशन होती है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, और यहां पे ये जो प्राइमर से जो डीएनए बनता है, दिस इज कॉल्ड, जो बनता है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से बनेगा, और जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पे है वो टैग पॉलीमरेज होता है, और ये ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम है जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर लेता है। और ये इस प्रकार से, और एक बात याद रखिएगा, वैसे जब कभी रेप्लिकेशन होता है डीएनए का तो एक ही प्राइमर होता है, यहां दोनों स्टैंड पे प्राइमर है और दोनों तरफ से बन रहा है, लेकिन डायरेक्शन वही हमेशा वही है जो होती थी 5 to 3। क्या? 5 to 3। मेरी बात समझ में आनी चाहिए। 3 स्टेप्स मैंने बताई, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं एट द 94 डिग्री सेंटीग्रेड। एनिलिंग में डीएनए प्राइमर का टुकड़ा आके जुड़ता है, और प्राइमर एक्सटेंशन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ढेर लगातार आरएनए को बनाता चला जा रहा है, लगातार आरएनए को डीएनए को बनाता चला जा रहा है। ये तीनों बातें आपको एक एक करके समझ में आनी चाहिए। डीनेचुरेशन पहली घटना, एनिलिंग दूसरी घटना, एक्सटेंशन तीसरी घटना, और एक्सटेंशन के बाद एक मॉलिक्यूल डीएनए से 2 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बन गया। प्राइमर 2 इस्तेमाल हो रहे हैं, प्राइमर भी डीएनए का ही है, तो बाद में इसको रिमूव करके दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। पूरी बात क्लियर होनी चाहिए। यहां पे टेम्परेचर कितना होगा? एक्सटेंशन में 72 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे लगभग 50 से 60 डिग्री, और यहां पे 94 डिग्री सेंटीग्रेड। एंजाइम कौन सा इस्तेमाल हुआ? डीएनए पॉलीमरेज, दिस इज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। ये ऑब्टेन होता है एक बैक्टीरिया से जिसे कहते हैं थर्मस एक्वाटिकस, आगे चल के बता दूंगा। इस प्रकार से याद रखिएगा, इस प्रकार से अगर 30 साइकिल चलती है, 30 बार ये 94, 60 और 72 डिग्री टेम्परेचर चलता है, या यूं कहें ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये जो पॉलीमरेज पीसीआर है, ये पीसीआर अगर 30 साइकिल होती है तो 1 बिलियन कॉपीज बनेंगी। कितनी? 30 साइकिल से 1 बिलियन कॉपीज बनेंगी। 1 बिलियन, ये रट लीजिएगा, घोल के पी जाइए, इतना इंपॉर्टेंट है। 30 साइकिल 1 बिलियन कॉपीज, 3 स्टेप। अब आपसे कोई पूछे, आपसे अगर कोई पूछे तब पूछता है कि 10 बार साइकिल ऑपरेट हो रही है, हाउ मेनी टाइम्स? 10 बार। टेन टाइम्स अगर मान लीजिए ऑपरेट हो रही है, जस्ट अ सेकेंड, 10 टाइम मान लीजिए ऑपरेट होता है, 10 टाइम्स, तो नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आफ्टर 10 साइकिल, तो 2 की पावर आप 10 कर दो, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब लगातार आप 2 2 करते चले जाइए। 3 3 6, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 8 2 16 32 64 128 256 512 1024, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते चले जाइए। एन इज व्हाट? एन क्या है? नंबर ऑफ साइकिल। एन क्या है? नंबर ऑफ साइकिल। एन इज द नंबर ऑफ साइकिल। इस प्रकार से यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। आइए थ्योरी दोबारा पढ़ते हैं।
क्या लिखा है, स्मॉल पार्टिकल्स यहां पे जाके जुड़ गए, स्मॉलर डीएनए का टुकड़ा जाके जुड़ गया, और एंजाइम क्या इस्तेमाल हुआ, डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम एक्सटेंड प्राइमर्स यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड द रिएक्शन एंड जीनोमिक डीएनए एज ए टेम्पलेट। जीनोमिक डीएनए किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, टेम्पलेट के तरीके से। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, segment of DNA can be amplified approximately billion times, 1 billion copies are made. Many times मतलब कितना बार, 30 साइकिल। such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase. This is called Taq polymerase. क्या बोलते हैं, Taq polymerase. Name is the Taq polymerase. कहां से ऑब्टेन किया गया, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। अगर 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर हो तब भी ये एंजाइम काम करता रहता है, और इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड, बहुत हाई लेवल तक जिंदा रहेगा, सर्वाइव करेगा। इन द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट ऑफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लिगेट विद द वेक्टर फॉर द फर्दर क्लोनिंग। और ये जो डीएनए हमारा आया है, इस डीएनए को हम आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कहां इस्तेमाल करोगे इस डीएनए को, जल्दी बता दीजिए। कहां इस्तेमाल करेंगे इस डीएनए को, जल्दी से बताएं जी। इस डीएनए को अब आगे जो भी आपके पास बिलियंस कॉपीज आई हैं, इनको आप इस्तेमाल करेंगे फिर से उसी प्रोसेस में जहां से करते आए हैं। तो यस, लास्टली फाइनली एक बात हमको यहां सामने निकल के आई कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पे काम कर रहा था, वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, टैक पॉलीमरेज। कौन सा, टैक पॉलीमरेज। और ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम जो है, ये 30 साइकिल अगर ऑपरेट करा लेगा, 30 बार जब साइकिल पूरी हो जाएगी तो 1 बिलियन कॉपीज आपको मिल जाएंगे। थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव कर लेता है। ओवरऑल क्या कहना चाहता हूं, जरा वो सुनिएगा ध्यान से। ये 3 प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। यहां से किसने दिया पीसीआर साइकिल, उद्देश्य क्या है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन का जरूरत क्या है, कैरेमुलिस कहां के साइंटिस्ट हैं, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, टारगेट क्या है, और कितने स्टेप्स में ये पूरी होती है। ओके, कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है, टैक पॉलीमरेज, कितने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है, कौन से बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है, प्राइमर किसका बना होता है, प्राइमर कितने बने होते हैं, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए के इंसर्शन की बात हम करेंगे, ठीक है। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लिजेटेड डीएनए इनटू द रिसिपिएंट सेल। रिसिपिएंट सेल मतलब हमें होस्ट में इनकॉर्पोरेट करना है। रिसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप द डीएनए प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, डीएनए को अपने अंदर ले लेती है। सो इफ द, ये बात आपको पता है कि होस्ट में ही डीएनए एंटर होना है। सो इफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, एग्जांपल इज एम्पिसिलिन, is transferred into E. coli cell, the host cell become transformed ampicillin resistant cell. If we spread the transformed cell on agar plate containing ampicillin, only transformant will grow, untransformant recipient will die. आपको पता है कि हम पुरानी बातें आप याद करिए भाई, जहां पे ट्रांसफॉर्मेंट की बात हमने करी थी, मैंने आपसे कहा था अनट्रांसफॉर्म्ड कौन है, अनट्रांसफॉर्म्ड वो है जिसमें किसी भी प्रकार का प्लाज्मिड नहीं है, किसी भी का प्लाज्मिड नहीं है। और अगर किसी का प्लाज्मिड नहीं है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेंट है तो वो ग्रो कर जाएगा। यह बात मैंने आपसे पीछे बताई थी कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या अनट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, और जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो सर्वाइव करेगा। लेकिन टेट्रासाइक्लिन के माहौल में अगर ले जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेंट भी नहीं करेगा, ये हम आपको पीछे बता चुके हैं। ओवरऑल, सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन
one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin. The ampicillin resistance gene in the case is called selective marker. क्या है ये? selective marker. तो selective marker के वजह से हम ये जान पाते हैं, सेलेक्टिव मार्कर की वजह से हम ये जान पाते हैं कि हम यहां पे जो हमने इनकॉर्पोरेशन कराया है वो इनकॉर्पोरेशन एक्चुअली हो भी पा रहा है या नहीं भी हो पा रहा है, पूरा हुआ या नहीं हुआ. सोच पा रहे ना? मतलब जो हमारा टारगेट था, हमने जो इंटर कराया होस्ट में, जो हम बनाना चाह रहे हैं वो बनेगा कि नहीं बनेगा, या हमारा टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ. अब अगर टेट्रासाइक्लिन रिमूव हो गया है पूरी तरीके से, याद करिए PBr322 की बात कर रहा हूं, और अच्छे से एम्पिसिलिन सर्वाइव कर जा रहा है ट्रांसफॉर्म में, उस माहौल में, उस होस्ट में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के थ्रू, तो हम वहां पे समझ जाएंगे कि मामला एकदम फिट है. पुराने सारे लेक्चर्स आपको रिकॉल होंगे, तो मैंने पीछे आपसे एक बात कही थी, मैं आपको चल के दिखा देता हूं. इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, तो आप उसको रिकॉल करिएगा बैक लेक्चर में जाके, होता तो मैं जरूर दिखा देता, नॉट एट देयर. तो वहां पे मैंने आपसे कहा था कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करेगा, और आज लिखा भी एनसीईआरटी में लिखा है कि अनट्रांसफॉर्मेंट रिसिपिएंट सेल विल नॉट डाई, सॉरी विल डाई, एंड ट्रांसफॉर्म विल ग्रो. तो ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, आज एक बात और सीख लो अगर आपको आज तक समझ में नहीं आया है. जब भी किसी होस्ट में कोई भी जाएगा और वहां के माहौल को बदलेगा, चेंज करेगा, तो वो सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है. आपको याद करिएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जिसमें डीएनए इंटर करता है, बायोबैक्टीरियोफेज, याद आ रहा है? ऐसा भी आपने पढ़ा होगा, वो तो हर्सेन चेज का था. ग्रिफिथ में भी हम जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो समथिंग ट्रांसफॉर्म द माइस की, जिससे चूहा मर जाता है, पुरानी बात है, आपने जरूर पढ़ा होगा. तो इट इज ऑल अबाउट फॉर देयर. जो सेलेक्टिव मार्कर है, मैंने पीछे PBr322 पढ़ाया था, वहां जाके आप पढ़ लीजिएगा अगर कोई परेशानी होगी. सेम पॉइंट उसी को दोबारा यहां पे डिस्कस किया गया है. अब हमारा यहां पे थोड़ा सा आगे का पार्ट बचता है, एंड दिस इज द, क्या है ये? ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट. ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट व्हेन यू इंसर्ट ए पीस ऑफ एल. अब क्या है? फॉरेन जीन के प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है. When you insert a piece of alien DNA into the cloning vector and transfer into bacterial, plant या animal cell, आपने प्लांट में, बैक्टीरिया में या एनिमल सेल में कहीं भी आपने इसको ट्रांसफर कर दिया, और अगर आपने इसको कहीं भी ट्रांसफर कर दिया माय डियर, तो फिर फाइनली क्या होगा? एक सेकंड बेटा. ओके, इससे क्या होगा अगर आप इसमें इसको ट्रांसफर कर देंगे? एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड. कितनी बार, कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, जरा जल्दी से बताइए. ये बात उसका ओरिसाइट कंट्रोल करेगा, मैंने आपसे पीछे कहा था. हाई कॉपी नंबर को कॉपी करता है. इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द अल्टीमेट एम इज प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोटीन. ये जो हमने रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आपको अभी पढ़ाई है, इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट यह है कि लार्ज स्केल पे हम डिजायरेबल प्रोटीन को ऑब्टेन करें या डिजायरेबल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करें. देयर इज अ नीड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस. इसलिए इस बात की जरूरत है कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो एक्सप्रेस करे, और जब वो एक्सप्रेस करेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब एक्सप्रेस करेगा माय डियर, और एक्सप्रेस करेगा तो एमआरएनए बनाएगा, और जब एमआरएनए बनाएगा तो उसके बाद फिर प्रोटीन बनाएगा, और जब प्रोटीन बनाएगा तो वही तो हमारा प्रोडक्ट होगा. द फॉरेन जीन गेट एक्सप्रेस इन एप्रोप्रिएट कंडीशन. एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मैनी टेक्निकल डिटेल. अब अगर यहां पे ये ग्रो कर जाएगा तो जो हमारी चीजें हैं, हमारी जरूरत है, हमारा प्रोटीन है, हमारा प्रोडक्ट है, वो हमें मिल जाएगा. अगर फॉरेन जीन जाके वहां पे सरवाइव कर गया, होस्ट में ट्रांसफॉर्म्ड कर पाया, तो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है. क्या होगा? आफ्टर हैविंग क्लोन्ड ढेर सारी कॉपीज द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग द ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन. अगर डिजायरेबल प्रोटीन को एक्सप्रेस करके बना पाया, वन हैज टू कंसिडर प्रोड्यूसिंग ऑन द लार्ज स्केल. लार्ज स्केल पे फिर हमको इसको बनाना होगा. कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई देयर इज नीड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन? अरे सर, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, लार्ज स्केल पे बनाएंगे तभी तो फायदा होगा. बायोटेक्नोलॉजी करी, इतने बड़े प्रोसीजर से गुजरे, और अगर लार्ज स्केल पे ना बना पाए तो इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है? इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज expressed in heterologous host, it is called recombinant protein. If any protein
इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन द हेट्रोलॉगस होस्ट, डिफरेंट होस्ट में कोई भी प्रोटीन बन रही है, देन दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। याद कर लेना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनी हुई प्रोटीन को क्या बोल रहे हैं आप? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या बोल रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। द सेल हार्बरिंग क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन स्मॉल स्केल इन द लैब। अगर आप लैब में बनाएंगे डेफिनेटली ये स्मॉल स्केल पे बनेगी। द कल्चर में बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्टिंग डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक से आप इसको अलग कर लेंगे स्मॉल स्केल पे लैब में अगर बनाते हैं। फिर बड़े स्केल की भी बात अभी होगी, वेट करें, जस्ट तुरंत बात करने चल रहा हूं। क्या? उसको भी सुनिए। द सेल कैन बी मल्टीप्लाइड, द सेल कैन बी मल्टीप्लाइड इन ए कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, एक बड़े सिस्टम में, wherein यूज मीडिया इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड, जहां पे यूज मीडिया को एक साइड से ड्रेन किया जाएगा, while fresh media is added from the other, maintain the cells in their physiologically most active या exponential phase। मतलब एक तरफ से चीजों को अलग किया जाएगा, एक तरफ से इंटर किया जाएगा, जिससे कि वो अपने टॉप स्टेज में रहे, अपने एक्सपोनेंशियल फेज में रहे, और ग्रोथ जो डिजायरेबल जो सबस्टेंस का बनना है वो खूब ज्यादा बने। This type of culturing method produces a larger biomass leading to higher yield of the protein। यानी अगर आप कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम से आप ढेर सारे प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, जहां पे एक तरफ से, अब यहां पे कल्चर की टेक्निक हमें नहीं बतानी है कि क्या होती है, बस आप ये जानिए कि हम कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम से लार्ज स्केल के प्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं। कौन से प्रोडक्शन की? लार्ज स्केल की। इसमें होगा क्या एक्चुअली? देखिए, आपने सुना होगा बायोरिएक्टर का नाम, आपने सुना होगा किसका नाम? बायोरिएक्टर का। और बायोरिएक्टर में हम लार्ज स्केल पे चीजों को बनाते हैं, इसमें हम हर चीज को कंट्रोल कर लेते हैं एक्चुअली। समझ पा रहे ना? तो आप जरा इसको भी देखिए। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड अप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम स्मॉल वॉल्यूम की बात करेंगे तो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड, प्रोड्यूस नहीं करता पर्याप्त क्वांटिटी, लेकिन टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर, जहां पे 100 से 1000 लीटर कल्चर करके बना सकते हैं, वाज रिक्वायर्ड, और जरूरत भी इतनी है। 10 बायोरिएक्टर कैन बी थॉट ऑफ एज ए वेसल, एक बर्तन जैसी बात कर रहे हैं, इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंडिविजुअल एंजाइम। मतलब ये बहुत बड़ा कंटेनर होता है, उस कंटेनर में हम अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट को बायोलॉजिकली कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं, यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल। ए बायोरिएक्टर, अब इसमें कैसे बन जाता है? बायोरिएक्टर क्या है? बायोरिएक्टर एक बड़ा सा कंटेनर है। डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर where the large volume of culture can be processed was required। बायोरिएक्टर कैन बी थॉट, इसको आप सोच सकते हैं कि एक बड़ा सा बर्तन है, इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इंडिविजुअल एंजाइम एक्सेट्रा, यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल। यहां पे होता क्या एक्चुअली में बायोरिएक्टर में? जब भी आप किसी बायोरिएक्टर की बात करते हैं तो यहां पे बायोरिएक्टर में क्या होता है? हर चीज कंट्रोल्ड होती है, हर चीज ऑप्टिमम दी जाती है, और अगर हर चीज ऑप्टिमम दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्टिमम कंडीशन दी जाएगी। क्या दी जाएगी? ऑप्टिमम कंडीशन फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। जैसे टेम्परेचर अच्छा मिलना चाहिए, पीएच अच्छा मिलना चाहिए, सॉल्ट अच्छा मिलना चाहिए, विटामिन पर्याप्त मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन पर्याप्त मिलना चाहिए, सबस्ट्रेट पर्याप्त होना चाहिए, और सबको कंट्रोल करने की प्रोसेस भी होनी चाहिए। अभी आगे हम आपको दिखा देंगे, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बायोरिएक्टर में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा सा कंटेनर है जहां पे हम बायोलॉजिकली प्रोसेस के द्वारा, बायोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, इंडिविजुअल एंजाइम को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स। किसी को भी माइक्रोब्स, प्लांट, किसी को भी आप नाम ले सकते हैं। बायोरिएक्टर में ऑप्टिमम चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं, सब कुछ एक निश्चित मात्रा में प्रोवाइड किया जाता है, तो डेफिनेटली हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात यहां पे कर पाएंगे। द मोस्ट वाइडली या मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर आर स्टायरिंग टाइप। इसकी कोई डिटेलिंग यहां पे नहीं दी गई है, बट उन्होंने कहा है कि आप इसके बारे में जरूर जानिए। ये हमारा सिंपल स्टायर्ड टैंक है बायोरिएक्टर का, एक को स्पार्ज स्टायर्ड टैंक कहते हैं, और दूसरा एक सिंपल वाला है, दूसरा वाला स्पार्ज्ड है। ये इसको क्या बोलते हैं? स्पार्ज,
और ये वाला है हमारा कौन सा है, सिंपल स्टायर्ड टैंक है। दोनों आप ध्यान से देखें, यहां पे देखिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर आर स्टायरिंग टाइप्स। आप यहां पे देखते हो तो यहां पे एसिड बेस कंट्रोलर यानी पीएच को कंट्रोल करने का सिस्टम यहां पे दिया गया है। एक चीज आप और देखिए, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, स्टीम इंटर की गई है कि कोई भी एडिशनल इंफेक्शन ना होने पाए। यहां पे स्टेराइल एयर का भी माहौल है, कुछ भी मतलब सब कुछ कंट्रोल्ड वे में हो रहा है। जब भी हम यहाँ पे सब्सटेंस को डालेंगे तो एक फोम ब्रेकर होता है जो अगर ऊपर अगर कोई फोम बन जाएगा, कुछ भी इकट्ठा हो जाएगा तो उसको तोड़ेगा। ये मूव करता है, ये मोटर के सहारे ये पार्ट भी मूव करेगा, ये वाला पार्ट भी मूव करेगा। ये देखिए एरो से दिखा रहे हैं। और ये चीज़ों को मिक्सिंग करने के लिए, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए, मैं देख भी लूँ मेरी शक्ल आपको दिख रही है या नहीं, तो प्रॉपर मिक्सिंग के लिए प्रॉपर चीज़ें मूव हो जाएं, समझ पा रहे ना, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए, उसके लिए बेहद आवश्यक है। तो यस, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। तो ये देखिए, ये कल्चर ब्रॉथ जो है ये मूव करता है और प्रॉपर मिक्सिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोम ब्रेकर ऊपर कोई चीज अगर इकट्ठी हो जाएगी उसको घुमा के दोबारा मोड़ देगा। फ्लैट ब्लेडेड इंपिलर कुछ और नीचे भी चीजें हैं तो उनको भी मूव करके प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी। हर चीज कंट्रोल करने का सिस्टम है। यहां पे देखिए दूसरे में इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, ऑक्सीजन के लिए है ना, गैस एंटरटेनमेंट के लिए, सब कुछ। अब इसमें क्या प्रोसेस है वो आपको नहीं जानना, बस आप ये जानते रहिए कि बायोरिएक्टर में हम इन चीजों को बनाते हैं, प्रॉपर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और यहां सब कुछ कंट्रोल में होता है। अगर आप टैंक में देखें, स्टार टैंक की बात करें तो यूजुअली ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल या कर्ड बेस होता है, डायग्राम में दिखा है। फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट, ये बात क्लियर है कि इसके अंदर अभी मैंने आपको दिखाया था जो भी चीजें हैं, फोम ब्रेकर, इनसे, इन सारी चीजों से प्रॉपर मिक्सिंग संभव हो पाती है। और प्रॉपर अगर ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी तो अच्छे से चीजें हो पाएंगी। द स्टायर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, प्रॉपर मिक्सिंग को ये लोग बढ़िया से करते हैं और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को भी रखते हैं। अगर ऐसा रखेंगे तो बायोलॉजिकल चीजें इजिली बन पाएंगी। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। इफ यू लुक एट द फिगर क्लोजली, अगर आप डायग्राम को पास से देखें, इंटरनल मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, यू विल सी दैट बायोरिएक्टर हैज एन एजिटेटर सिस्टम। लगातार चीजें आपको मिल रही हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैंपलिंग पोर्ट, चीजों को डालने के लिए और निकालने के लिए। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विथड्रॉन पीरियडिकली, थोड़ी थोड़ी चीजें जो बन जा रही हैं आप उनको निकालते रहिए। सर अगर सब कुछ कंट्रोल सिस्टम में है, कंट्रोल्ड सिस्टम में है, तो डेफिनेटली आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं। बस इतनी सी बात आपको यहां बतानी थी। तो बायोरिएक्टर में लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात करते हैं हम, 100 से 1000 लीटर का कंटेनर होता है। कंटिन्यूअस कल्चर की यहां बात करते हैं। पीएच, सबस्टेट, टेम्परेचर, सॉल्ट, विटामिन, एवरीथिंग शुड बी ऑप्टिमम, यहाँ पे ऑप्टिमम होगा। बायोलॉजिकली चीजों को हम बनाएंगे। यहाँ पे हम प्रॉपर मिक्सिंग के लिए हमारे पास ब्लेड्स होती हैं। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर्याप्त रहती है जिससे कि और अच्छे से ग्रोथ हो पाए। कोई भी चीज इन्फेक्शन यहाँ पे कॉज नहीं कर सकता। स्टारिंग टाइप का बायोरिएक्टर है जो सबसे कॉमन है, हमारे सिलेबस में है। सिंपल स्टार टैंक होते हैं और स्पार्ज स्टार टैंक हैं, दोनों आपके डायग्राम में बने हुए हैं। एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल एट देयर। जो सिलेंडर हो या टैंक होता है वो सिलेंड्रिकल हो सकता है या कर्व बेस का हो सकता है। प्रॉपर अच्छे से मिक्सिंग हो पाएगी एंड सो ऑन। तो इससे आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं। लास्ट, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये क्या होता है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को जल्दी से समझते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक फेज, जिसमें आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट रेडी फॉर मार्केटिंग। अपने मतलब आप इसको मार्केटिंग के लिए ले जाएं एज ए फिनिश प्रोडक्ट। द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। आपने जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया है, जो भी लार्ज स्केल पे आपने बनाया है, इसको आप मार्केट में लॉन्च करें उसके पहले प्रोसेस क्या इंक्लूड करती है? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। इसमें हम सेपरेशन की बात करते हैं और प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, विच आर कलेक्टिवली रिफर्ड एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो फिर से सुन लीजिएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज, द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट रेडी फॉर मार्केटिंग एज ए फिनिश प्रोडक्ट। द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ही क्या कहलाता है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड
विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स, कुछ प्रिजर्वेटिव्स उसमें मिला दिए जाते हैं जिससे वो जल्दी खराब ना हो। सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल इन केस ऑफ ड्रग, अगर वो ड्रग है तो उसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करी जाएगी, अच्छे से क्वालिटी को टेस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कंप्लीट होती कंप्लीट हो जाएगी। द नाउ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वैरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग वेरी करेगी। बट फाइनली एक लाइन यहां कहना ये चाह रहा था, फाइनल लाइन अगर हम बोलें आपसे, एकदम फाइनल टच देना चाहें तो फाइनल टच ये है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेस इंक्लूड्स सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है एक बार फिर से, यस क्या है, प्रोडक्ट इन बैक्टीरिया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन आपने कर लिया वाया बायोरिएक्टर, मान लीजिए आपने बड़ा खूब बना लिया, अब ये अंडरगो ये जाएगा सेवरल प्रोसेसिंग पे, इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। और उसके बाद फिर हम इस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और मार्केट में सोल्ड कर सकते हैं। क्या है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और प्यूरिफिकेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स मिलाएंगे और कलरिंग एजेंट मिलाएंगे, फ्लेवरिंग एजेंट मिलाएंगे, कुछ अगर टेस्ट बढ़ाना है तो उसको मिलाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे, और अगर केमिकल है, सॉरी अगर ड्रग है, अगर मेडिसिन है, ड्रग है, तो उसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। किसके लिए भेजा जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। यह बात आपको समझनी होगी। ठीक है, तो यस, प्रोडक्ट जो भी आपका बना है, ये यूज तभी हो पाएगा जब हम इसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कर लें, सेपरेशन कर लें, प्यूरिफिकेशन कर लें, प्रिजर्वेटिव्स मिला दें, कलरिंग एजेंट मिला दें, फ्लेवरिंग एजेंट मिला दें, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कर लें और क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेज दें, अगर वो मेडिसिन है या ड्रग है तो इट्स ऑल अबाउट फॉर योर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इसमें हमने फाइनली क्या कहा, लास्ट में आपको बता दें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हमने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाया, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बनाया, डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाया स्मॉल स्केल पे, फिर उसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया बायोरिएक्टर की मदद से, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के द्वारा उसका सेपरेशन किया और प्यूरिफिकेशन किया, और फाइनली अब वो मार्केट में सोल्ड आउट होने के लिए तैयार है। तो पूरी बायोटेक की जो प्रोसेस है वो कई टुकड़ों में है, 8 स्टेप में कंप्लीट होती है। टूल्स पढ़ने के बाद 8 स्टेप में हम बात करते हैं, और उन 8 स्टेप को मैं हमने आपको लास्ट में एक साथ दिखा भी दिया था, जो मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये आपके 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहला isolation of DNA, fragmentation of DNA, separation and isolation of a desired gene, amplification of gene, ligation of DNA, transferring the recombinant in the host। उसके बाद वहाँ पे large scale production होगा, और उसके बाद फिर desired product आपका extract करके downstream processing के द्वारा market में फिर sold out होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो it's all about for your principles of the biotechnology। Thank you so much।